हेलो स्टूडेंट, आई एम राहुल जायसवाल, फैकल्टी मेंबर ऑफ इंग्लिश एट मिशन इंस्टीट्यूट एट प्रयागराज। ओके, आइए कुछ इंग्लिश के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट रूल्स को डिस्कस करते हैं। हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। ओके, तो आइए जहां से कल स्टॉप किए थे वहीं से आगे हम शुरुआत करते हैं और आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप वीडियो को आखिर तक देखिए, आप बहुत कुछ नया सीख के जाओगे, कुछ ऐसा सीख के जाओगे जो आपने इससे पहले कभी नहीं सीखा होगा। ठीक है, और जो भी आज आपको पढ़ाया जाएगा वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा और वो आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आइए बिना किसी देरी के, बिना किसी लाग लपेट के हम क्या करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे प्रोनाउन, और प्रोनाउन में कहां पढ़ रहे थे? हम इंडेफिनिट प्रोनाउन तक पढ़ चुके थे। ओके, आइए जो पढ़े थे हल्का रिकॉल कर लेते हैं। राइट, हम क्या पढ़े थे? हम पहली चीज पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन, राइट, और प्रोनाउन में क्या पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन में हम इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ चुके हैं। राइट, क्या क्या पढ़ाया गया है प्रोनाउन में? आपको पढ़ाया गया है पर्सनल प्रोनाउन, ओके, आपको पढ़ाया गया है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, आपको पढ़ाया गया है रिलेटिव प्रोनाउन, आपको पढ़ाया गया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और वो पढ़ाया गया है क्या? आपको पढ़ाया गया है इंडेफिनिट प्रोनाउन। आज हम शुरुआत करने वाले हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से। राइट, हम शुरुआत करने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से। राइट, आइए पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता क्या है आइए ये देख लेते हैं, इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं, फिर एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये देखेंगे हम। ठीक है, आइए। ओके, इसकी परिभाषा क्या है? द प्रोनाउन that is used to ask questions. The pronoun that is used to ask question is called interrogative pronoun. Is called interrogative pronoun. इसका मतलब क्या है? वे प्रोनाउन जिसका यूज आपके एग्जाम में प्रश्न या जिसका यूज आपके सेंटेंस में प्रश्न पूछने के लिए किए जाते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ये कितने होते हैं? एक केवल 4 होते हैं। कितने होते हैं? दे आर 4 इन नंबर। दे आर 4 इन नंबर। वो 4 कौन कौन से होते हैं आइए देख लेते हैं। वो 4 होते हैं हु। क्या होते हैं? हु होते हैं, हुम होता है, विच होता है और व्हाट होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर हमारे पास वेयर भी तो है, हमारे पास व्हेन भी तो है, हमारे पास विच, हमारे पास व्हाई भी तो है, हमारे पास हाउ भी तो है। तो हाँ, these are also interrogative words but they are not interrogative pronouns, they are interrogative adverbs। ध्यान दीजिए, जो आपके एग्जाम में कब के, कहां, जो इंग्लिश में कब के, कहां के और कैसे और क्यों का उत्तर देते हैं उन्हें कभी भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की श्रेणी में नहीं रखा जाता, उन्हें माना जाता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ओके, आगे जब हम पढ़ाएंगे तो क्लियर कर देंगे। ओके, ध्यान दीजिए, भाई प्रोनाउन क्या होता है आपने शुरुआत से ही पढ़ा है। जो नाउन के स्थान पे यूज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रोनाउन कहा जाता है। और प्रोनाउन का काम होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनना। तो ये हमारे पास 4 वर्ड है, यही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में यूज किए जा सकते हैं, इसलिए इन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। बाकी जो 4 हमारे पास बच जाते हैं, हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास बचता है वेयर, हमारे पास बचता है व्हाई, हमारे पास बचता है व्हेन, हमारे पास बचता है हाउ। ध्यान दीजिएगा, ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, ए इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। आगे हम जब एडवर्ब पढ़ाएंगे तो सारा हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी इतना समझिए कि ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में नहीं रखे जाते, इन्हें इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहा जाता है, क्योंकि ए क्या और किसको का आंसर नहीं देते। ए क्या, कौन, किसको, ध्यान दीजिए, क्या, कौन और किसको का जो आंसर दे वही प्रोनाउन होता है, वही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। जबकि ए क्या, कौन और किसको का आंसर नहीं देते, एक कब, कहां, कैसे और क्यों का आंसर देते हैं।
और ध्यान दीजिए जो कब, कहां, कैसे और क्यों का आंसर देते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव एडवर्ब नहीं कहा जाता, उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं कहा जाता, उन्हें इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहा जाता है। आई होप यहां तक आपको जो भी पढ़ाया गया समझ में आया होगा। आइए एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए, चलिए जैसे हम कहें हु टीचर्स यू मैथ्स एट स्कूल। Who teaches you maths at school? What do you like most in breakfast? What do you like most in breakfast? Whom do you love most? Which of these pens is yours? Which of these pens is yours? अब यहां पे देखिए सभी who है, what है, whom है और which है, यही आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन पा रहे हैं, इसलिए यही क्या हो जाएंगे, यही हमारे पास प्रोनाउन हो जाएंगे। यहाँ पे हु क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ पे व्हाट और होम क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे विच क्या है, सब्जेक्ट है, और जो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बने वही हमारे पास वही क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, आई होप आप कभी इसमें आप गलती नहीं करोगे। ओके, चीजें समझ में आई ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए चलिए, इतना क्लियर है? ओके, तो चलो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्लियर हुआ। अब हम आगे चलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरफ। कहां पे? ओके, नंबर 7 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। और हाँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं, उस पर आप निगाह जमा के रखिए। और हाँ, जो चीजें आपको समझ में नहीं आती आप कमेंट करिए, आपके सारे क्वेरीज के आंसर दिए जाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ओके। आइए पहले हम लिखते हैं परिभाषा, उसके बाद जो हमने लिखा है उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आपको आराम से चीजें समझ में आए। पहले परिभाषा देखते हैं। ओके, द प्रोनाउन that becomes the subject and object and ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। तो परिभाषा गलत हो गई है, एक सेकंड रुकिए, तो फिर से लिख देते हैं। इसकी परिभाषा होती है when the subject and object of
द सेंटेंस of the sentence is the same, we use reflexive pronoun. We use reflexive pronoun. इसका मतलब देख लीजिए, when the subject and object of the sentence is the same, we use reflexive pronoun. जब किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं वहां पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। हाँ, वही सब्जेक्ट होगा और वही ऑब्जेक्ट होगा तो हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे पहले हम एग्जांपल से आपको समझाएंगे फिर और लिख पाएंगे। जैसे हम कहें आई सी माई सेल्फ इन द मिरर, you should first love yourself, अब देखिए दोनों सेंटेंस में ओके। अब क्या है, मैं अपने आप को शीशे में देखता हूं, भाई शीशे में जब आप देखोगे तब खुद को ही पाओगे ना। तो यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट और क्या है, सब्जेक्ट दोनों सेम ही तो है। बातें समझ में आ रही हैं भाई, शीशे में आप किसको पाओगे, शीशे में आप खुद को ही तो पाओगे ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट यू शुड लव योरसेल्फ, सबसे पहले आपको अपने आप से प्यार करना चाहिए। बिफोर यू लव एनीवन एल्स फर्स्ट यू शुड लव योरसेल्फ, इससे पहले कि आप दूसरों से प्यार करिए सबसे पहले आपको अपने आप से प्यार करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, योरसेल्फ और यू दोनों क्या है, एक ही तो है। भाई आप किसी और से तो प्यार करोगे नहीं, आप खुद से ही प्यार करोगे ना। आप शीशे में किसी और को तो देखोगे नहीं, आप खुद को देखोगे। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है, और यही क्या हो जाएंगे, यही हो जाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बातें समझ में आ रही है ना। क्या होता है, आइए लिख, किसका क्या होता है आइए लिख देते हैं ताकि आपको और हम अच्छे से समझा पाए। चलिए ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जैसे अगर आई है तो क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा माई सेल्फ, क्या हो जाएगा, यहां आई है तो क्या हो जाएगा, यहां आई का हो जाएगा माई सेल्फ है। यहां वी है तो क्या हो जाएगा, वी का हो जाएगा आवर सेल्फ। ध्यान दीजिए आवर सेल्फ है, आवर सेल्फ नहीं है। ओके, यहां यू है तो क्या हो जाएगा, यू का हो जाएगा योर सेल्फ, और यू का हो जाएगा योर सेल्फ। अभी हम सब एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यू का योर सेल्फ ही होता है और यू का योर सेल्फ ही होता है। आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया। अब देखिए ही की बात करते हैं, क्या होता है, ही का होता है हिमसेल्फ। राइट, हम सी की बात करते हैं, क्या होता है, सी का होता है हर सेल्फ। हम बात करते हैं इट की, तो इट का होता है इट सेल्फ। हम बात करते हैं दे की, दे क्या होता है, दे का होता है themselves। अब देखिए तीन जगह सेल्व्स है, यहां सेल्व्स है, यहां सेल्व्स है और यहां सेल्व्स है। अब सेल्व्स क्यों हुआ, सेल्फ क्यों नहीं हुआ, तो डैम श्योर है ये तीनों क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं भाई। तो वी क्या होता है, आई सिंगुलर होता है और वी क्या होता है, प्लूरल। तो जो प्रोनाउन प्लूरल होते हैं उनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्व्स वाला बनता है। वी का हो जाएगा आवर सेल्व्स, दे का हो जाएगा देमसेल्व्स। अब बात ये होती है कि यू का योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों क्यों होता है। तो बेटा यू का योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों इसलिए हो जाता है क्योंकि एज पर द नीड, एज पर द ओके, एज पर द नेसेसिटी, एज पर द नीड, जो यू होता है इस सिंगुलर में भी होता है, यू क्या होता है, यू प्लूरल में भी होता है। यू का यूज सिंगुलर नाउन के साथ भी किया जाता है, यू का यूज प्लूरल नाउन के साथ भी किया जाता है। जब यू सिंगुलर होता है तो इसके साथ योर सेल्फ लगाइए, जब यू होता है प्लूरल तो क्या लगाइए, इसके साथ योर सेल्फ लगाइए। आई होप जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं समझ में आया होगा। ये है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको आप क्लिक कर सकते हो, इसको आप क्या है नोट डाउन भी कर सकते हो। ये सब चीजें आपके आगे वाले चैप्टर्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। और हाँ, इसके आगे जहां से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे क्वेश्चन पूछा जाता है आइए वो देख लेते हैं। हमारे पास कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। वो वर्ब्स कौन कौन सी है आइए देख लेते हैं।
There are some verbs. There are some verbs that are followed by reflexive pronoun if they do not have their objects. क्या कह रहा है? There are some verbs that are followed by reflexive pronoun if they don't have their objects. पहले इसको समझ लीजिए. हमारे पास कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद आप रिफ्लेक्सिव नाउन का यूज करते हो अगर उनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो वे वर्ब्स कौन कौन सी हैं आइए देख लेते हैं. हम बात करते हैं एक्स्टम. हम बात करते हैं एक्लेमेटाइज. हम बात करते हैं एडजस्ट. हम बात करते हैं एंजॉय. हम बात करते हैं अवेल. हम बात करते हैं एक्सर्ट. हम बात करते हैं प्रेजेंट. हम बात करते हैं absent. राइट. हम बात करते हैं डिवोट. हम बात करते हैं रिजाइन. ओके राइट. हम बात करते हैं सेटिस्फाई. हम बात करते हैं डिसअपॉइंट. हम बात करते हैं सरेंडर. इट इज ओके. एक कुछ ऐसे हमारे पास वर्ब्स होती हैं जिनके बाद अगर इनका ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना होगा. ओके आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी. ये सारे ऐसे प्रोनाउंस होते हैं कि इनके बाद एक सब क्या है पहले ट्रांजिटिव वर्ब. तो ट्रांजिटिव वर्ब को पता होगा ट्रांजिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है. अगर बाय द वे इनके साथ इनका ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर दीजिए. ये तो थ्योरी हो गई. हम जब प्रैक्टिकली आपको समझाएंगे तो आप ज्यादा समझ पाओगे. आइए देखते हैं. इन सबका अर्थ देख लीजिए. यहां पे एडजस्ट, एक्लिमेटाइज और एक्स्टम इन तीनों के मतलब कम ज्यादा एक ही होंगे. इनका मतलब होता है माहौल के हिसाब से खुद को ढालना. इसका मतलब ढलना नहीं होता, ढालना होता है. तीनों का मतलब एक होता है एक्स्टम, एक्लिमेटाइज और एडजस्ट का. इतना क्लियर है. एंजॉय का मतलब होता है आनंद मनाना. ओके. अवेल का मतलब होता है लाभ उठाना. ओके. एक्सर्ट का मतलब होता है कोशिश करना, प्रयास करना. प्रेजेंट का मतलब होता है प्रस्तुत करना होता है. एब्सेंट का मतलब एब्सेंट करना होता है. डिवोट का मतलब क्या होता है समर्पित करना होता है. रिजाइन का मतलब भी क्या होता है समर्पित करना ही होता है कम ज्यादा. सेटिस्फाई का मतलब संतुष्ट करना होता है. डिसअपॉइंट का मतलब निराश करना होता है. सरेंडर मींस हार जाना होता है. ये सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं कि जिनके साथ आपको रिफ्लेक्सिव नाउन का यूज करना है अगर ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है तो. आइए एग्जांपल देखते हैं तो आप और अच्छे से समझ पाओगे. ठीक है. Yes. Yesterday, I enjoyed the party with my friends yesterday. क्या लिखा हुआ है? I enjoyed the party with my friends yesterday. कल मैंने अपने दोस्तों के साथ पार्टी का खूब एंजॉय किया. ध्यान दीजिए. कल मैंने अपने दोस्तों के साथ पार्टी का खूब एंजॉय किया. तो इस सेंटेंस में अगर मैं एरर की बात करूं तो इसमें कोई एरर नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है. वजह क्या है?
एंजॉय का अपना ऑब्जेक्ट पहले से ही दिखा हुआ है। यहाँ पे क्या एंजॉय किया, पार्टी एंजॉय किया, तो यहाँ पे पार्टी नाम का ऑब्जेक्ट पहले से ही है। आपको यहाँ पे आई के हिसाब से माई सेल्फ लिखने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा आप वहां पे इंसर्ट करोगे, आप वहां पे अप्लाई करोगे। जैसे इसी सेंटेंस को हल्का सा चेंज करूं, सेंटेंस गलत हो जाएगा भाई। अगर मैं कहूं आई एंजॉयड इन द पार्टी यस्टरडे, आई एंजॉयड I enjoyed in the party yesterday. I enjoyed in the party yesterday. अब सेंटेंस गलत हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे जो पार्टी है वो इन का ऑब्जेक्ट बना है, वो यहाँ पे वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बना है भाई। मैंने एंजॉय किया, कल मैंने एंजॉय किया, कहाँ एंजॉय किया, पार्टी में एंजॉय किया। अब हमारा जो एंजॉय है इसका ऑब्जेक्ट नहीं। यही छोटी छोटी गलतियां बड़ा रूप ले लेती हैं, हम चीजों को नहीं समझते। तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पर पार्टी क्या है, एंजॉय वर्ब का ऑब्जेक्ट है। जो दूसरा सेंटेंस है यहाँ पे हमें रिफ्लेक्सिव नाउन का यूज करना है। वजह क्या है, यहाँ पे इस एंजॉय का अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है भाई, क्योंकि ये जो पार्टी है ये इन का ऑब्जेक्ट है और इन प्रीपोजिशन होता है। तो ए प्रीपोजिशन इन का ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस में जो वर्ब है एंजॉय उसका जो ऑब्जेक्ट है वो मिसिंग है ना। तो अब आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा भाई। तो ज्यादा हम एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे, सिंपली आई के हिसाब से क्या लगा देंगे, माई सेल्फ लगा देंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा कि आई एंजॉयड माई सेल्फ, आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी। आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, मैंने पार्टी में क्या किया, एंजॉय किया। अब सेंटेंस क्या हो गया हमारा, सही हो गया। अब देखिए मैं क्या किया, माई सेल्फ नाम का ऑब्जेक्ट हमने क्या किया, लगा दिया। और माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव नाउन है जो आई के हिसाब से आया है। तो आपको हमेशा जो रिफ्लेक्सिव नाउन होगा वो यूज करना होगा एज पर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो आइए एक दो सेंटेंस हम और देखते हैं। देखिए जहां से आप कंफ्यूज, जहां पे एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा हम वो सवाल पढ़ते हैं। जैसे जैसे द ऑफर इज वेरी गुड, द ऑफर is very good, the offer is very good, you should avail of it। ध्यान दीजिए, ओके, अवेल के बाद हमेशा ऑफ का यूज किया जाता है। ओके, द ऑफर इज वेरी गुड, यू शुड अवेल ऑफ इट। ओके, ऑफर क्या है, बहुत बढ़िया है, आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। अवेल ऑफ का मतलब होता है टेक एडवांटेज। ध्यान लीजिएगा, अवेल ऑफ का मतलब क्या होता है, अवेल ऑफ का अवेल ऑफ का मतलब होता है टेक एडवांटेज, टेक एडवांटेज, लाभ उठाना। तो सिंपल सा है, क्या कह रहा है, द ऑफर इज वेरी गुड, ऑफर बहुत बढ़िया है, आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। यू शुड, ओके, यू शुड अवेल ऑफ इट। सेंटेंस गलत हो गया है। गलत होने की वजह क्या है कि हमने कहा जो अवेल होता है इसका मतलब टेक एडवांटेज होता है, इसका मतलब लाभ उठाना होता है। इसके साथ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है, और हमने क्या किया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया। सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। इसे सही कैसे किया जाए, आइए देख लेते हैं। हम ए लिखेंगे, द ऑफर इज वेरी गुड, द ऑफर इज वेरी गुड, द ऑफर इज वेरी गुड, you should avail yourself, avail yourselves of it, you should avail yourselves of it। ऑफर बहुत बढ़िया है, आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। बातें समझ में आई? तो आप इनके साथ भी रिफ्लेक्सिव नाउन क्या करोगे, यू आपका सब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्सिव नाउन क्या हो जाएगा, योरसेल्फ हो जाएगा।
बातें समझ में आई? ओके, आइए एक दो सेंटेंस हम और देखते हैं, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे हम कहें yesterday I was suffering from fever. Yesterday I was suffering from fever, so I absented from the class. सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। ओके, आपको दिखने में तो सही लग सकता है कि सेंटेंस गलत है भाई। ओके, मैंने absent किया, किसको किया absent भाई? अब ए absent है, प्रेजेंट है, ए एडजेक्टिव भी होता है और क्या होता है? वर्ब भी होता है। अगर मैं कहूं आई वॉज absent तो सेंटेंस सही हो जाएगा। देखिए, आई वॉज absent, सेंटेंस सही है, क्योंकि यहां पे absent क्या है? यहां पे absent एडजेक्टिव है, लेकिन एक absent का मतलब अनुपस्थित करना होता है। जब absent का मतलब अनुपस्थित करना होगा, जब इसका यूज एज अ वर्ब किया जाएगा तो वहां पे इसके साथ आपको रिफ्लेक्सिव नाउन का यूज करना होगा। सेंटेंस का पूरा मतलब समझो, आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। कल मुझे बुखार था, इसलिए मैंने क्लास से खुद को absent रखा। यानी जी यहाँ पे absent का मतलब absent ओके अनुपस्थित नहीं होता है, यहां पर absent का मतलब अनुपस्थित करना होता है। तो कल मुझे बुखार था, इसलिए मैंने क्या किया? खुद को क्लास से दूर रखा, खुद को क्लास से अनुपस्थित रखा। यहां पे ए आप लिखोगे, इसलिए यहां पे माई सेल्फ आएगा। तो अगर बाय द वे इसे हम एबीसी कर लें, अगर इसे ए पार्ट, इसे बी पार्ट और इसे सी पार्ट का नाम दें तो गलती क्या हो? गलत तो है, तो गलती कहां हो जाएगी? गलती आपका बी पार्ट में हो जाएगी। आपको ए लिखना होगा कि आई absented। आपको ए आंसर क्या हो जाएगा? इसका बनेगा yesterday I was suffering from fever, so I absented myself from the class। अब सेंटेंस हमारा क्या हो गया? सही हो गया, बिकॉज अब ने क्या किया? यहां पे रिफ्लेक्सिव नाउन का यूज कर दिया। अब सेंटेंस क्या हो गया? 100% सही हो गया। क्लियर है? राइट। तो इनके साथ आपको रिफ्लेक्सिव नाउन का यूज करना होगा। आइए फटाफट दो चार एग्जांपल, क्योंकि ए कंफ्यूजिंग होते हैं, बच्चा अक्सर यहां से गलतियां करता है, तो आप बिल्कुल भी गलती ना करिए, खुद को प्रैक्टिस में लगाइए। और हाँ, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। तो आइए दो चार सवाल हम और देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे if you want to qualify, if you want to qualify this exam, you have to exert all your energy in it। ओके, क्या कह रहा है? अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको अपनी पूरी ताकत इसमें लगानी चाहिए, या आपको इसमें पूरी अपनी ताकत लगानी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे एक्सर्ट क्या है? वर्ब। यहाँ पे एक्सर्ट वर्ब है, इसके साथ अपना इसका ऑब्जेक्ट ऑल योर एनर्जी पहले से ही लिखा हुआ है। तो जब एक्सर्ट नाम के वर्ब के बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो आपको अलग से रिफ्लेक्सिव नाउन लगाने की आवश्यकता नहीं है।
रिफ्लेक्सिव नाउन लगाने की आवश्यकता कब पड़ती है? जब इसका ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं होता। जैसे इसी सेंटेंस को हम यूं लिख सकते हैं, इफ यू want to qualify the exam, you have to exert yourself. Exert yourselves. If you want to qualify the exam, you have to exert, okay, exert yourself in it. अब यहां पे ऑब्जेक्ट हमने नहीं लिखा, तो हमने क्या लिख दिया? इसका रिफ्लेक्सिव नाउन योरसेल्फ लिख दिया। बातें समझ में आ रही हैं? तो आप रिफ्लेक्सिव नाउन का यूज कब करेंगे? जब ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट मेंशन है तो आप कभी भी रिफ्लेक्सिव नाउन का यूज नहीं करेंगे। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। कुछ हमारे पास वर्ब्स होते हैं जिनके दो दो मतलब होते हैं, और वहां पे एक के साथ हम रिफ्लेक्सिव नाउन का यूज करते हैं और एक के साथ नहीं करते। आइए देखते हैं। चलो, एक हमारे पास वर्ब है रिजाइन। एक हमारे पास वर्ब क्या है? रिजाइन है। इस रिजाइन के दो मतलब होते हैं। एक रिजाइन का मतलब होता है टू लीव द जॉब, टू लीव द जॉब, राइट। मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं त्याग पत्र देना, त्याग पत्र देना। वहां पे ए होता है इंट्रांजिटिव। वहां पे क्या होता है? वहां पे होता है इंट्रांजिटिव। एक रिजाइन का मतलब क्या होता है? एक रिजाइन का मतलब होता है सरेंडर। ओके, एक रिजाइन का मतलब होता है सरेंडर, समर्पित करना, समर्पित करना। यहां पे हो जाता है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। यहां से बहुत बार एग्जाम में सवाल आए हैं, इसलिए आपको इसको अलग समझाना पड़ रहा है। रिजाइन के अपने दो मतलब होते हैं। एक रिजाइन का मतलब होता है टू लीव द जॉब, त्याग पत्र देना। वहां पे ए इंट्रांजिटिव होता है। तो जब रिजाइन का मतलब नौकरी छोड़ना होता है तो वहां पे इनके साथ आप रिफ्लेक्सिव नाउन का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जहां पे रिजाइन का मतलब टू सरेंडर होता है, ओके, टू डिओट होता है, ओके, टू गिव अप होता है, वहां पे इसके साथ आपको रिफ्लेक्सिव नाउन का यूज करना होगा। आइए एग्जांपल से देखते हैं तो चीजें हमें और समझ में आएगी। चलो, इसे आप नोट डाउन कर सकते हो। अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे ओके, when Ravi was reprimanded, when Ravi was reprimanded for not being able to do his job properly, right? He had to resign finally। अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा गया है। और यहां पे क्या है? कोई एरर नहीं। हमने क्या किया? रिजाइन के साथ रिफ्लेक्सिव नाउन का यूज नहीं किया, क्योंकि इस रिजाइन का मतलब है ओके टू लीव द जॉब, नौकरी छोड़ देना, त्याग पत्र देना। ओके, व्हेन अपने सेंटेंस का मतलब समझ लीजिए। व्हेन रवि वाज रेप्रिमेंडेड फॉर नॉट बीइंग एबल टू डू हिज जॉब प्रॉपर्ली, जब रवि को डांटा गया, जब रवि को फटकारा गया अपना काम सही से ना कर पाने की वजह से, अपना काम सही से ना करने की वजह से जब रवि को फटकारा गया तो अंततः उसे नौकरी छोड़नी पड़ी।
अब देखो यहाँ पे क्या है, या अंततः उसे रिजाइन देना पड़ा, तो यहाँ पे क्या रिजाइन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रिजाइन का मतलब होता है त्याग पत्र देना, नौकरी छोड़ना। तो यहाँ पे देखिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे, लेकिन जहां पे हम रिजाइन, जब देखो अब इस रिजाइन का मतलब है क्या, रिजाइन का मतलब टू, ओके, टू लीव द जॉब है, रिजाइन का मतलब नौकरी छोड़ना है, या रिजाइन का मतलब रिजाइन समर्पण करना है। ये तो आपको सेंटेंस के मीनिंग को पढ़ के पता चलेगा ना, इसलिए जो लिखा है उसे पहले सही से पढ़िए, जो क्वेश्चन दिया है पहले उसको पेशेंटली पूरा पढ़ लीजिए अच्छे से। जब पूरा पढ़ेंगे तो हमें अपने आप समझ में आ जाए कि रिजाइन का मतलब है क्या। रिजाइन का मतलब ओके यहाँ पे नौकरी छोड़ने से है, ये त्याग पत्र देने से है, कि रिजाइन का मतलब समर्पण करने से है, तो चीजें अपने आप सही हो जाएंगी, उनके हिसाब से आप वर्क को डील कर सकते हो। तो पहले आराम से पूरे सेंटेंस को पढ़ा करिए, आप देखते ही आप ABC मत खेलने लग जाइए, आप देखते ही आंसर मत लगाने लग जाइए। इत्मीनान से पूरा पढ़ेंगे तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे रिजाइन का मतलब है क्या, या सेंटेंस का एक्चुअल मतलब है क्या। ये इंग्लिश है, ये लैंग्वेज है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, हल्का सा कॉन्टेक्स्ट चेंज करने से पूरा मतलब बदल जाता है। इतना क्लियर है? आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। तो यहाँ पे रिजाइन का मतलब क्या होता है, त्यागपत्र देना होता है। तो जब रिजाइन का मतलब त्यागपत्र देना होता है तो वहां पे इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, उनके साथ कोई ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते। लेकिन जब रिजाइन का मतलब क्या होता है, हार मानना होता है, समर्पण करना होता है, तो रिजाइन के साथ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना होगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, he tried many times. He tried many times to crack the exam. He tried many times to crack the exam, but unfortunately he could not. He could not, and at last he resigned to his fate. अब देखिए सेंटेंस गलत हो गया है, सेंटेंस क्या है हमारा, अब गलत हो गया है। अब पूरा सेंटेंस पढ़ो, आपको अपने आप गलती मिल जाएगी, आपको अपने आप सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा। He tried many times to crack the exam. उसने कई बार कोशिश की एग्जाम को क्रैक करने का, एग्जाम को निकालने का, बट अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट, लेकिन दुर्भाग्यवश वो ऐसा नहीं कर पाया। और अंततः उसने क्या किया, अपने आप को भाग के भरोसे छोड़ दिया। भाई अपने आप को भाग के भरोसे छोड़ना मतलब सरेंडर करना होता है ना, या अंततः उसने क्या किया, अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। भाई अपने आप को भाग के भरोसे छोड़ना मतलब क्या, आत्मसमर्पण करना, कि भैया मुझसे ना हो पाएगा, अब जो भी छोटा मोटा काम मिलेगा करेंगे, अब हमसे ए ना हो पाएगा। इसे होता है सरेंडर करना या आत्मसमर्पण करना होता है ना। तो यहाँ पे इस रिजाइन का मतलब क्या है, सरेंडर है। तो हमने कहा ना जब रिजाइन का मतलब सरेंडर होता है तो वहां पे क्या होता है, आपको लिखना पड़ेगा, ये तो गलत है, आपको लिखना पड़ेगा एट लास्ट ही रिजाइंड। अब यहां पे क्या है, ही है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, हिमसेल्फ। एट लास्ट ही रिजाइंड हिमसेल्फ टू हिज फेट। अंत में उसने क्या किया, अंत में अपने आप को भाग के भरोसे छोड़ दिया कि अब चलो, अब हमसे इतना हो पाए, जो होगा देखा जाएगा। राइट, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता, भाई जितना हम कर सकते थे उतना किया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपने पढ़ा है, जो अच्छे से पढ़ा है वही कर पाएगा। अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप तुक्का मार के इसे सही नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यही से एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, आप प्रैक्टिस करिएगा। ओके, और हाँ, जो भी आप वीडियो को पूरा देखा करिए। अगर चीजें नहीं समझ में आती तो आप हमसे कमेंट भी कर सकते हो, आपके क्वेरीज का हम तुरंत रिप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो इतना क्लियर हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ में आया। आइए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद हम आगे चलते हैं किस पे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन पे।
राइट, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ओके, चलो पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। पहले परिभाषा लिखते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसे डील करते हैं। चलिए आइए पहले समझते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। द प्रोनाउन that is used to reciprocate someone or something is called reciprocal pronoun, is called reciprocal pronoun। बातें समझ में आई? is called reciprocal pronoun। they are two in number, they are only two in number, they are only two in number। first is each other, पहला क्या है? पहला है each other, और दूसरा क्या है? दूसरा है one another, one and other। इसको पहले समझ लो। the pronoun that is used to reciprocate someone or something is called reciprocal pronoun। ऐसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन जिसका यूज किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु से रेसिप्रोकेट करने के लिए किया जाता है। एक हमारे पास वर्ड है रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट का मतलब होता है एक्सचेंज। ओके, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप भी मुझसे बात करो, अगर मैंने आपकी सहायता की है तो आप भी मेरी सहायता करो। ओके, अगर मैंने आप पे मुस्कुराया है तो आप भी मुझ पे मुस्कुराओ। ओके, अगर मैं आपसे क्या है, अगर मैं आपसे क्या करता हूं, अगर मैं आपको समझता हूं तो आप भी मुझे समझो। इसे इंग्लिश में कहा जाता है रेसिप्रोकेट करना, और जो इसको एक्सप्रेस करते हैं उन्हें ही कहा जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और आई होप यही परिभाषा लिखी गई है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और रेसिप्रोकेट का मतलब क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। इतना क्लियर है? और ये कितने होते हैं? केवल दो। ईच अदर होता है और वन एंडर होता है। आप जानते होंगे जो ईच अदर होता है उसका यूज किया जाता है दो के लिए, और जो वन एंडर होता है उसका यूज किया जाता है दो से अधिक के लिए। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। ईच अदर का यूज किया जाता है दो के लिए, और जो होता है वन एंडर, इसका यूज किया जाता है दो से अधिक के लिए। चलिए अगर मैं कहूं राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, राम एंड श्याम आर good friends। Okay, they always help each other, help each other। क्या कह रहा है? राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं, वे हमेशा एक दूसरे की सहायता करते हैं। बातें समझ में आ रही हैं? राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं, वे हमेशा एक दूसरे की सहायता करते हैं। ये समझ में आया? अब बातें किसकी हो रही हैं? दो के लिए, तो क्या यूज करोगे? ईच अदर का। अगर मैं कहूं दे आर नेबर्स, they are NEIGHBOURS, they are neighbors and they always quarrel with one another। देख,
अब क्या है, दे आर नेबर्स एंड दे ऑलवेज क्वारल विद वन अनदर। ये क्या है, पड़ोसी हैं और ये आपस में हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। अब ये पड़ोसी हैं तो देखो यहाँ पे नंबर क्लियर नहीं है कि दो हैं दो से ज्यादा, तो जहां पे नंबर क्लियर नहीं हो कि दो हैं दो से ज्यादा, वहां पे आंख मूंद कर आप यूज किया करिए वन अनदर का, वहां पे मत यूज करिए ईच अदर का, क्योंकि ये दो से ज्यादा भी तो हो सकते हैं ना। जहां पे एग्जैक्ट नंबर दिया हो दो, वहीं पे यूज करिए ईच अदर का। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ओके, आइए कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो ईच अदर और वन अदर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और वहां से एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। आइए देखते हैं। राइट, चलिए। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि कहां पे यूज किया जाता है ईच अदर का और कहां पे यूज किया जाता है वन अदर का। ओके, और दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए, अब देखिए एक सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है एसएससी के सीजीएल में। आइए उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं जो इसी हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। चलिए, all the members in the meeting, all the members in the meeting, all the members in the meeting stood up, all the members in the meeting stood up and shook hands with one another। अब देखिए, ए पार्ट है, ए बी पार्ट है और क्या है, ए सी पार्ट है। आखिरी क्या हो जाएगा, आखिरी हो जाएगा नोएल। अब डिट्टो सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब देखो, अब हल्का सा भी आप कॉमन सेंस नहीं लगाओगे, पहले सेंटेंस को पढ़िए अच्छे से। पहली चीज, भले आपको आ रहा है फिर भी सेंटेंस को पूरा पढ़िए एक बार, क्योंकि आप जल्दबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि आप जल्दबाजी करते हुए करेंगे तो आपको क्या है, आप क्वेश्चंस गलत भी कर सकते हैं। इत्मीनान से पूरे सेंटेंस को पढ़िए, कहीं कि आपको अपने आप कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। क्या कह रहा है कि ऑल द मेंबर्स इन द मीटिंग स्टूड अप, सारे मीटिंग में जितने मेंबर्स थे खड़े हुए और उन्होंने क्या किया, एक दूसरे से हाथ मिलाया। अब आपको लगेगा कि यहाँ पे जो मीटिंग में मेंबर्स थे वो दो से ज्यादा हैं, और अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब कॉन्टेक्स्ट दो से ज्यादा हो, क्योंकि अगर वहां पे एग्जैक्ट नंबर या अमाउंट ना दिया हो तो आप आंख मूंद कर लिए यूज किसका, वन अनदर। अभी समझा रहे हैं, अभी सेंटेंस क्या है, गलत। सेंटेंस क्या है भाई, आपको दिखने में तो दिखाई दे रहा होगा नो एरर, फिर भी सेंटेंस क्या है, गलत। अब सेंटेंस गलत क्यों है ये समझते हैं। देखो सिंपल सा, भले दो से ज्यादा है कि जब आप हाथ मिलाओगे तो एक बार में हाथ आप दो से ही मिला पाओगे ना भाई। हाथ मिलाने के लिए तीन मेंबर्स तो साथ में आएंगे नहीं, तो एक बार में आप केवल दो से ही हाथ मिलाओगे, इसलिए यहाँ पे क्या है, सेंटेंस आपका गलत है भाई। अब यहाँ पे आप नहीं कह सकते कि ऑल द मेंबर्स इन द मीटिंग स्टूड अप एंड शूक हैंड्स विद वन अनदर। आपको कहना होगा शूक हैंड्स विद ईच अदर, यहाँ पे आएगा ईच अदर, यहाँ पे नहीं आ सकता वन अनदर। क्यों नहीं आएगा, आई होप आपको हम समझा दिए हैं। क्लियर है, समझ में आया। ओके, तो आई होप ये सारे प्रोनाउंस आपके साथ डिस्कस कर चुका हमने कि ओके पर्सनल प्रोनाउन का यूज कहाँ किया जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कहाँ किया जाता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव का यूज कहाँ किया जाता है। तो आठों प्रोनाउन को हमने क्या किया, वन बाय वन सीख लिया। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके प्रोनाउन के बेसिस पे पूछे जाते रहेंगे। कुछ अच्छे टर्म्स है, कुछ अच्छे यूजेस हैं प्रोनाउन के, आइए वो भी हम सिखाते हैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए, जैसे अगर हम कहें रिया इज मोर इंटेलिजेंट देन मी। अब देखिए नॉर्मली सेंटेंस आपको दिखने में सही लग रहा होगा भाई, रिया इज मोर इंटेलिजेंट देन मी, रिया मुझसे कहीं ज्यादा क्या है, ओके बुद्धिमान है। सेंटेंस नॉर्मली आपको बोलने में भी सही लग रहा होगा
और देखने में भी सही लग रहा होगा। ये सेंटेंस क्या है? गलत। अब गलत होने की वजह क्या है? ए तो गलत है, इसका आंसर क्या होगा मैं लिख दे रहा हूं, फिर आपको समझाता भी हूं। इसका आंसर हो जाएगा रिया इज मोर इंटेलिजेंट देन आई। आपको लिखना होगा आई, यहां पे मी क्या होगा? गलत हो जाएगा। अब ऐसा क्यों? अब देखिए यहां पे जो जो कंपेयर होता है, कंपेयर हमेशा सेम सब्जेक्ट में होगा, कंपेयर हमेशा सेम केसेस में होता है और सेम थिंग में होता है। थिंग और केसेस का मतलब क्या है समझाते हैं। अगर हमारे पास स्टाइलर है तो स्टाइलर की तुलना हम स्टाइलर से ही करेंगे, इसकी तुलना हम पेन से नहीं कर सकते भाई। ओके, अगर क्लास है तो क्लास की तुलना क्लास से ही होगी, रूम से नहीं हो सकती। टीचर है तो उसकी तुलना आप दूसरे टीचर से ही करोगे, इसे कहा जाता है कंपैरिजन इन द सेम थिंग्स। जो कंपैरिजन होता है वो सेम थिंग्स में होता है और हाँ सेम केसेस में होता है। अब यहाँ पे जो कंपेयर हो रहा है वो रिया और मुझसे हो रहा है ना, रिया और किससे हो रहा है? मुझसे हो रहा है। अब बताइए रिया क्या है? रिया आपका सब्जेक्टिव केस में है और मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में है। लो हो गई ना गड़बड़। आपको सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से ही करनी होगी, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। बातें समझ में आई ना? यहां पे आप आई का यूज करोगे, यहां पे आप नहीं कर सकते मी का यूज। और हाँ लेकिन जहां पे सब्जेक्ट क्या है, जहां पे सब्जेक्ट की तुलना ना हो, जहां पे तुलना ऑब्जेक्ट की हो, वहां पे मी जस्टिफाई हो जाएगा। जैसे माय फादर, माय फादर loves my sister more than me। सेंटेंस सही है, यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। वजह क्या है? अब प्यार करने वाले आपके पिताजी हैं। अब वो क्या करते हैं? वो मुझसे भी प्यार करते हैं और मेरी बहन, भाई हम दोनों भाई बहन हैं। तो ऐसा हो सकता है कि भाई आप गधे हो, पढ़ने में आप क्या हो? बेकार हो, और आपकी बहन पढ़ने में बहुत अच्छी है। तो डैम श्योर है जो ज्यादा पढ़ने में अच्छा होगा उसे माँ बाप ज्यादा प्यार करेंगे। तो वही कह रहा है कि माय फादर लव्स माय सिस्टर मोर देन मी। मैं थोड़ा लापरवाह किस्म का हूं, तो मेरे पिताजी मुझसे ज्यादा मुझसे मेरी बहन से प्यार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है ना। प्यार क्या है? मेरे सिस्टर से भी किया जा रहा है और मुझसे भी किया। क्या है? मेरी सिस्टर से मेरे पिताजी ज्यादा प्यार करते हैं और मुझसे कम करते हैं। यहाँ पे मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में है। सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। तो ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको समझने होंगे। अगर आप सही से समझ रहे हो तो आप कभी भी एग्जाम में गलत करके नहीं आओगे। और हाँ अगर आप नहीं समझ रहे हो तो आप एक बहुत ज्यादा चांसेस आप गलतियां करोगे ही करोगे। तो चीजें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। आइए एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। चलिए हम कहें योर शर्ट, ओके, या द विंडो ऑफ दिस रूम, द विंडो ऑफ दिस रूम is wider than that room। आइए देखते हैं क्या लिखा है। द विंडो ऑफ दिस रूम इज वाइडर देन दैट रूम। इस कमरे की जो खिड़की है उस कमरे से ज्यादा चौड़ी है। वाइड मींस चौड़ा होना, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो ध्यान से समझिएगा, सेंटेंस में एरर है और एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया भी है जब आपको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा रहे थे। अब इसको हम ABC में बांट देते हैं। ए पार्ट है, ए बी पार्ट है, ए सी पार्ट है। ध्यान से देखिए यहाँ पे जो कंपेयर हो रहा है वो विंडो से हो रहा है, वो कमरे से नहीं हो रहा है ना। और हमने अभी समझाया था कि जो कंपेयर होता है वो सेम थिंग्स में होगा, सेम केस में होगा और सेम डिग्री में होगा। तो यहाँ पे देखिए विंडो की तुलना विंडो से होनी चाहिए। विंडो क्या है? हमने क्या किया है? विंडो की तुलना किससे कर दिया है? कमरे से कर दिया है। ओके, तो आपको ये भी समझाया गया था अगर कंपैरिजन सिंगुलर में होगा तो आप दैट का यूज करोगे। कंपैरिजन अगर प्लूरल में होगा क्या करोगे? आप
दोज का यूज करोगे। यहाँ क्या है, आपको लिखना होगा द विंडो। द विंडो ऑफ दिस रूम इज wider than that of that room। अभी कुछ बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे ऐसा दो दैट आ गया है, यहाँ भी दैट आया है, यहाँ भी दैट आया है, बिल्कुल सही आया है भाई और बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यहाँ पे दैट का मतलब क्या है, यहाँ पे दैट का मतलब वह नहीं है, यहाँ पे दैट का मतलब क्या है, द विंडो है ना। यहाँ पे दैट का मतलब द विंडो है और यहाँ पे दैट का मतलब ओ वाला कमरा है। यहाँ पे दैट इस कमरे के लिए आ रहा है, यहाँ पे दैट क्या है, विंडो के लिए आ रहा है और दोनों दैट क्या है, जस्टिफिएबल है। तो एक ही सेंटेंस में दो नहीं हम चार दैट का यूज कर सकते हैं अगर सेंटेंस जस्टिफाई किया जा सकता है तो। ओके, तो ये आपका गलती है। अगर गलती किस पार्ट में है, गलती आपकी इसी पार्ट में थी ना। देन दैट रूम नहीं होगा, देन दैट ऑफ दैट रूम हो जाएगा। और यहाँ पे दैट का मतलब क्या है, यहाँ पे दैट का मतलब विंडो ही तो है। ओके, तो आपको समझाया गया था जब सिंगुलर से कंपेयर करना हो तो आप क्या लगाइए, दैट का यूज करिए। जब प्लूरल से कंपेयर करना हो तो आप क्या करिए, आप दोज का यूज करिए। इतना क्लियर है? तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे आप लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे क्या करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, वीडियो पूरा आखिरी तक देखिए। और हाँ, जो चीजें आपको समझ में नहीं आए आप लिखिए। और हाँ, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट जरूर करिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन बेटा दबाना मत भूलिए ताकि वीडियो की सारी लेटेस्ट अपडेट आपको बराबर मिलती रहे। इसलिए आप बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको बराबर समय समय से मिलती रहे। ओके, तो आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा, सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। और हाँ, वीडियो पूरा आखिरी तक देखा करिए ताकि सारा जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी समय इसी चैनल पर। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।